नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा चुनावी सफर, और चुनावी सफर में आज हम राजस्थान की 7वीं विधानसभा सीट जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं 84। इनमें से 2 सीट ऐसी रही जो विधानसभा के सदस्य दिवंगत होने की वजह से चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, रामगढ़ और दूसरी सलूमगढ़। 5 सीट ऐसी हैं कि वहां के विधायक सांसद बन गए। राजस्थान की विधानसभा से वो देश की लोकसभा में पहुंच गए, बड़ी खुशी की बात है। और इन 7 सीट पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 84 ऐसी सीट है जहां से राजकुमार रोध पिछली बार वो बीएपी से चुनकर इसी सीट से विधानसभा में पहुंचे, और एक बार फिर वहां की जनता ने रिकॉर्ड मतों से, लगभग 69,000 से अधिक मतों से उन्हें जिता करके विधानसभा में भेजा। उनके लोकसभा में चुने जाने की वजह से सीट खाली है। बीएपी के सामने चुनौती यह है कि वहां अपनी सीट को बरकरार रखे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उसे घेर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार है, आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत कुछ कर सकती है। उधर कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों को लगातार ठगा जा रहा है, उनकी जमीन, उनके लिए जो शिक्षा या चिकित्सा की जो योजनाएं होनी चाहिए वो धरातल पर नहीं उतर पा रही। खैर, हर पार्टी अपनी ओर से ताकत लगा रही है, और आज हमारे साथ तीनों ही पार्टियों के वहां कैंडिडेट 10 हैं, लेकिन मूल मुकाबला तीनों पार्टियों में बीएपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में बाल मुकुंद जी पाटीदार हमारे साथ कांग्रेस से हैं, करुण ननमा जी हमारे साथ में बीजेपी से हैं, और कांति भाई रोध हमारे साथ बीएपी से हैं। मैं कांति भाई आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, मुकाबला सिटिंग जो एमएलए होता है, सीट जिसकी होती है उसी से होता है। ये जनता का फैसला है कि आगे रिजल्ट उस अनुसार आते नहीं आते हैं, लेकिन मेहनत हर कोई करता है। अभी क्या लगता है आपको, आपके सामने चुनौती इस बात को लेकर के आपकी सीट को आपको बरकरार रखना है, तो दोनों के बीच में घिरे हुए हैं या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्या लगता है? आपके चैनल को जोहार। सबसे पहले आपको भी जोहार। हम लोग किसी से गिरे हुए नहीं है, हम लोग हैट्रिक लगाने वाले, हैट्रिक लगाने वाले और आश्वस्त हैं, हम लोग जीतने वाले हैं। और हम लोग ये आपका सलूमगढ़ भी जीतने वाले, दोनों सीट हम आदिवासी इलाके की जीत के बता देंगे। जी, 84 में क्यों? अभी बीजेपी का दावा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह हमारी सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी, तो जनता विकास के साथ चलना चाहती है, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है, फिर आपको लोग वोट क्यों देंगे? दोनों के बीच चले मैं आऊंगा। आप एक तो मैं अभी सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, हम उनका भी आभार जताएंगे कि ये टाइम उनका ऐसा है, 2 दिन चुनाव प्रचार में बचे हैं, लेकिन ये फील्ड के बीच से हैं। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं कांति जी, मेरा सवाल, बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार से जुड़ेगी जनता, विकास की योजनाओं में भागीदार बनेगी। कांग्रेस का कहना है कि लगातार, चाहे वो बीएपी हो चाहे बीजेपी हो, वो ठग रही है जनता को, तो ऐसे में उन्हें दोनों को खारिज करके कांग्रेस को जिताएंगे। बीजेपी कहती है हमें जिताएंगे, आप कह रहे हैं हमें जिताएंगे, तो आधार क्या है वोट का? देखिए, कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया और बीजेपी ने राज किया। राजस्थान में क्रमशः कांग्रेस बीजेपी चलता रहता है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। और हमारा जो इलाका है वो 5वीं अनुसूची का इलाका है, जिसमें आदिवासियों को स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं, वो पूर्ण रूप से लागू हुए हैं। जो हमारा रिजर्वेशन का मामला, आरक्षण का मामला है, जो आदिवासियों को 45 से रोक रखा है, जिसे हम लोग जनसंख्या के अनुपात में मांग रहे हैं, और राज्यसभा के प्रत्येक आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं। और जो 5वीं अनुसूची के जितने भी अधिकार है, राइट्स है, वो अधिकार आज तक सरकार ने लागू नहीं किया, चाहे कोई भी सरकार रही हो। तो वहाँ के युवा खासे नाराज हैं। साथ साथ में हमारे पलायन ज्यादा है, रोजगार की समस्या है। इन सबको देखते हुए लोग हतोत्साहित हो गए हैं, मतलब नाराज हो चुके हैं। और कांग्रेस बीजेपी
दोनों को जी अभी इन्होंने मजा चखा दिया है और हम तीसरी बार ही जी। हैट्रिक लगाएंगे, पहले 84 में फाइनल है। लोकसभा में आप लोग अलायंस में थे, अच्छे वोटों से राजकुमार जीते भी। अभी क्या हुआ कि आप लोग साथ में नहीं है? देखिए, लोकसभा में अलायंस में थे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा में दबे सवर में अलायंस में थे हम लोग। लोकसभा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के जो मंत्री रह चुके हैं 2 बार से, और वो एमएलए थे, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। और वो कांग्रेस को हराने के लिए, आपका बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने राजकुमार का साथ दिया था और बीजेपी का साथ दिया था। वो मात्र आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट के लिए ही था, अन्य सीट के लिए नहीं था, क्योंकि हमने लोकसभा में 5 सीटें मांगी थी आपका गठबंधन के लिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी, इसलिए वो मात्र लोकसभा तक ही था। इसके बाद में हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। जी चलिए, मैं कांग्रेस बाल मुकुंद जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने सुना अभी प्रणाम आप सर लोगों का आपको। गठबंधन नहीं हुआ। जी जी बताइए, क्या दावा आपका? सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम और समस्त प्रदेशवासियों और आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी जहां तक गठबंधन की बात है, लोकसभा चुनाव में किसी परिस्थितिवश कांग्रेस ने बीजेपी को साथ दिया था और पूरे देश स्तर पर इंडिया अलायंस बनाकर किसी प्रकार की भाजपा की जो तानाशाही शासन था, जो संविधान के विरोध में काम कर रहे थे, उनको रोकने के लिए इंडिया अलायंस का गठबंधन किया था, जिसके तहत इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने उस समय राजकुमार जी को समर्थन दिया था। कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके बाद में नाराज था गठबंधन से और विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके कारण प्रदेश ने और हाईकमान ने कांग्रेस का उम्मीदवार 84 विधानसभा क्षेत्र में उतारा है और वर्तमान में 84 में कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। पूरी तरह से लोग भाजपा के 11 माह के कुशासन से जहां त्रस्त हैं, वहीं बीजेपी की जो जातिवाद के नाम पर राजनीति करने के लिए आए थे, और जब वो कहते थे पहले कि हम तिलक तलवार और तराजू का विरोध करते हैं, आज वही बीजेपी पार्टी सामान्य वर्ग के नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर प्रदेश का प्रभारी बना रहे हैं, अपने साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो जाति से राजनीति शुरू की थी, वो आज पूर्णतः उनका पूरा भंडाफोड़ हो गया है और पूरी तरह जनता उनको नकार रही है और कांग्रेस पूरी तरह से बढ़त बढ़ा रही है और इस सीट को जीतेंगे हम। चलिए, आपका दावा ये है। बड़े शांति से बैठे हुए हैं निनोमा जी। पर करुण जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने बड़े धैर्यपूर्वक सभी को सुन रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, सभी एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। आपके सामने चुनौती इस बात की, देखिए इन विधानसभा चुनाव में जीत और हार का ना सरकार की सेहत पे फर्क पड़ेगा ना विपक्ष की सेहत पे। हाँ, लेकिन जो जीतता है वो एक कहलाता है कि देखिए 11 महीने की सरकार ने क्या ताल ठोक दी और लोगों को मन को बदल दिया और आज आपके सामने परिणाम। अगर हारेंगे तो जो जीतेगा वो दावा करेगा कि सरकार को खारिज किया जनता ने और सरकार की योजनाओं को जो धरातल पे नहीं उतर पाई उसको आईना दिखाया। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आपके सामने चुनौती इस बात की है, सरकार आपकी है, डबल इंजन का दावा है। नमस्कार शर्मा जी आपका और सभी जो साथी हैं उनका भी तहे दिल से नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको और जन टीवी चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पहली बात तो ये कि जैसे आप कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम ये सीट जीत चुके हैं और पहले से ये कह रहे हैं कि हैट्रिक लगा रहे हैं, पर हम इतने दिन से फील्ड में हैं और जनमानस का एक ही अभी यहाँ पे दिमाग में बैठा हुआ है कि विगत कुछ जो साल हुए 5-6 साल में यहाँ पे जिस प्रकार बीजेपी का यहाँ पे विधायक बैठे और फिर वापस विधायक का चुनाव लड़ा और इसके बाद में फिर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो वो यहाँ की जनता देख रही है और 84 की जनता बहुत समझदार है। 84 में शायद यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी से भी विधायक रहे, जनता दल से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, बीजेपी से रहे, बीटीपी से रहे और बीएपी से रहे। यहाँ की जनता ने हमेशा हर अलग अलग व्यक्तियों को उनको लगा है कि नहीं ये सही नहीं है तो चुना है उन्होंने। ऐसे ही अभी हम वर्तमान में क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को पता पड़ गया है कि अब ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा गुमराह किया है। आप चाहे आदिवासी समाज के ये अभी लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने इतना भ्रम फैलाया कि आदिवासी हैं उनका आरक्षण बेच दिया जाएगा या उनका समाप्त कर दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी के जो लोग अभी सुन रहे हैं, मेरे दो साथी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। पिछली बार 5 साल में सरकार रही, बीजेपी ने समर्थन दिया कांग्रेस को,
तो टीएससी की बैठक होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसकी बैठक 5 साल में आपने कितनी बार करी? एक भी बार नहीं हुई साहब। क्यों? आदिवासी के मुद्दे उस टीएससी में ही उठाए जाते, क्यों नहीं हुई? दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि हमने गठबंधन नहीं किया। आज कांति भाई कह रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया। तो आज एक कांति भाई का वीडियो वायरल हुआ, उसमें कहा कि बीएपी ने गठबंधन नहीं किया, राजकुमार जी ने गठबंधन किया है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं और टीवी पे क्या कह रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। लोग सब देख रहे हैं, सब यहाँ समझदार लोग हैं। ट्राइबल को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे बाप दादे भी बहुत समझदार थे और अभी की पीढ़ी भी बहुत समझदार है। उनको पता है कि विकास कौन कर सकता है। इस क्षेत्र में अगर किसी ने विकास किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे आप उस आरक्षण संबंधी जितने भी प्रावधान है, अब मैं चैलेंज देता हूँ दोनों पार्टी के, हमारे सम्मानित नेता बैठे हुए होंगे दोनों पार्टियों के, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज दिन तक आरक्षण किसने दिया? चाहे पंचायती राज में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे मेडिकल में हो, आज तक दिया किसने है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। 100% आरक्षण यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, भैरू सिंह जी की शेखावत की सरकार में रही। 1 से 4 तक स्केल, 4 से 6, 6 से 9 तक की स्केल में सारी भर्तियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण दिया है। वहां से 12% जो रिजर्वेशन है उसको अलग करके, और जनसंख्या के अनुपात में जब मैं भी उस जो मांग थी उसका सदस्य रहा, सबसे पहले 100% आरक्षण, जो जनसंख्या के अनुपात का आरक्षण का विरोध बीएपी के ही बड़े नेताओं ने किया, और उन्होंने कहा हमको 100% रिजर्वेशन चाहिए, और अब कहते हैं कि हमको जनसंख्या के अनुपात में चाहिए। तो ये दोगलापन और ये नीति क्या है? जनता को सब पता है, युवा वर्ग भी यहाँ जानता है सब। और अभी केंद्र में हमारी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, और यहाँ पे भजनलाल जी की सरकार बनी है। पिछले 3 साल में करुण जी, आप कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। ज्यादा गुमराह कौन कर रहा है, बीएपी या कांग्रेस? दोनों बराबर कर रही है। बिल्कुल। सरकार में समर्थन किसने दिया, क्या मुद्दों पे समर्थन दिया और कितने मुद्दे पूरे करवाए? 2 बार राज्यसभा में दिया और 1 बार सरकार गिर रही थी। एक भी ऐसा मुद्दा, एक भी ऐसी कोई चीज, और इनके समय में ही कांग्रेस और बीएपी के नेताओं ने काकरी डुंगरी कांड कराया, जिसके कारण आज हमारे 4000 युवाओं पे केस मुकदमे दर्ज हुए। किसकी सरकार में हुए? ये भाजपा की सरकार तो नहीं थी। ये हमको गालियां देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय किसकी सरकार थी? समर्थन किसने दिया? क्या जरूरत थी वहां पे ऊपर चढ़ने की? अगर ऐसे ही नेता होते हमारे यहाँ के, तो आप करते, ये बात उठाते मुख्यमंत्री के सामने, और कोई भी इसका संवैधानिक जो प्रावधान है उसको सोल्व करते। अभी भी काकरी डूंगर की बात यहाँ पे है, अभी डूंगरी वाली बात बिल्कुल है। यहाँ के हम जनता के बीच में जाने, बेचारों के केस है लड़कों पे, और वो आज यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट जाने में उसको पैसा लगता है। एक गरीब व्यक्ति है जिनके माता पिता गुजरात में कमाते हैं, और उस बच्चे पे अगर केस हो जाता है और उसका खर्चा 20-30 हजार रुपए और पेशी करने उसको कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसका नुकसान किसको हुआ? आम जनता के, कांति भाई आपने सुना कि गुमराह किया जा रहा है। अब युवा और पब्लिक सब समझ रही है। अभी इन्होंने काकरी डूंगरी का भी जिक्र किया कि उसके मामले में वहां जो आंदोलन चला स्टूडेंट्स का, आदिवासी छात्रों का, छात्राओं का, अभ्यर्थियों का, उसमें गवर्नमेंट में आप अलायंस में थे लेकिन केस वापस नहीं करा पाए, और यह सारी चीजें हैं वो इलेक्शन के अंदर आपके लिए मुसीबत बन रही है। ये बीजेपी का दावा है। काकरी डुंगरी का जो आंदोलन हुआ, ना वो बीएपी का था, ना बीटीपी का था, ना बीजेपी का था, ना कांग्रेस का था, ना कम्युनिस्ट का था। वो आंदोलन आदिवासियों का था, और आदिवासी चाहते थे कि जो सीटें खाली रह गई हैं वो आदिवासियों से भरी जाए, क्योंकि वो आदिवासी इलाके की सीटें थी। तो कांग्रेस सरकार को चाहिए था कि ये सीटें भर देनी चाहिए थी, कांग्रेस सरकार ने नहीं भरी। ये गलती कांग्रेस सरकार की रही है, और हमारे जो एमएलए थे उन्होंने सही तरीके से पैरवी भी की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। और हम लोग कहते हैं, और करुण भाई की बात भी सही है, कि आज जो युवा है उनके ऊपर मुकदमे हैं। मेरे ऊपर भी 12 मुकदमे। मैं काकरी डूंगरी गया नहीं, एक बार गया था, क्योंकि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ा 2019 के अंदर, मैं नहीं गया तो सारे युवाओं ने मुझे गालियां देना स्टार्ट किया। जब वोट चाहिए, तुम वोट लेने तो आ गए थे, अब हमारा समर्थन करने क्यों नहीं आ रहे हो? तो वहां पर विभिन्न प्रकार के लोग गए थे, सुशील कटारा भी गए थे,
और आपका गणेश गोगरा भी गए थे, देवेंद्र कटारा भी गए थे, कांतिभाई आदिवासी भी गए थे, राजकुमार राउत, आपका रामप्रसाद रेंडोर, ये सारे नेता गए थे, रमीला खड़िया गई थी, पूरे विजयपुर संभाग के नेता वहां पहुंचे थे। और मैं कहना चाहता हूँ करुण नंदमा जो बैठे हुए हैं, हमारे साथी हैं, मेरे छोटा भाई है, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए थे। तो ये कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का या जाति समाज का या फिर पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं था। अनुसूचित क्षेत्र के जो आदिवासी सीटें थी उसको भरने का आंदोलन था, लेकिन इसमें मुकदमा हो गया। कुछ नेताओं ने अपने तरीके से वहां लड़के फीड कर दिए, असामाजिक तत्व उन्होंने आगजनी कर दी, जिससे हमारे आज की तारीख में लगभग 5-6 हजार लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, जिसमें 12 मुकदमे मेरे ऊपर भी हैं। मैं भी इसको झेल रहा हूँ और लोग रोज फोन आते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये मुकदमे हुए, उस मुकदमे को आज तक सरकार नहीं हटा पाई। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार नहीं हटा पाई तो अब बीजेपी आदिवासी की हैसियत वो हटा देवे कांग्रेस की, उसको बुरी आदत मानकर। दूसरी बात मैं करुण भाई को कहना चाहता हूं, मैं करुण भाई को मैं एक करुण भाई को कहना चाहता हूं कि टीएससी की बैठक में वास्तविक में टीएससी की बैठक कांग्रेस ने नहीं की। तो अभी आपका 1 साल हो गया बीजेपी का, तो बीजेपी के हमारे टीएससी के मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर बाबूलाल खराड़ी है जाड़ा फलासिया के, तो उन्होंने बैठक क्यों नहीं किया? आज तक बैठक होनी चाहिए थी, नहीं हुई बैठक। तो क्या माना जाए इसमें? आदिवासी नेता, सुनिए, आदिवासियों की बातों को उठाने के लिए वहां के जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारी इसी बात की दी जाती है वही गंभीर नहीं है? नहीं, जिस नेताओं को हम लोग चुन के भेजते हैं वो नेता गंभीर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे बीटीपी का हो, वो सारे अपने तरीके से काम करते हैं, जनता के जनहित के मुद्दे काम नहीं करते। इसलिए हम लोग आने वाले समय में हम लोग वापिस आंदोलन खड़ा करना पड़े तो हम सब मिलके कर सकते हैं। इसलिए जो जन नेता है उनके खिलाफ में आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। जी चले, मैं कांग्रेस बाल मुकुंद जी आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ी क्लियर और कई बातें सामने आई हैं इस इलेक्शन में, जो मैं समझ पा रहा हूं और आप लोग के बीच से बात निकल के आ रही है। कांकरी डुंगरी का मामला अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। आप तो इस वजह से घिरे जा रहे हैं कि केस लगे, आप वापस नहीं लिए। राजकुमार राउत और उनके साथी विधायक आपके साथ में रहे, लेकिन वो कुछ नहीं करा पाए। बीजेपी इसको निशाना बना रही है। बीएपी का कहना है कि 11 महीने की सरकार हो गई, कभी बीजेपी ने भी कोई सुध नहीं लिया आदिवासियों की। तो घिरा हुआ चुनाव है पूरी तरह से। बीएपी इसके पूरे मजे ले रही है, ये कह करके कि जवाब तो बीजेपी और कांग्रेस को देना चाहिए, हम तो जनता की सेवा के लिए बीच में आए हुए हैं। देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, भारतीय संविधान जब से लागू हुआ तब से आरक्षण का प्रावधान एसटी और एससी वर्ग के लिए किया गया। रही बात काकरी कांड, तो काकरी डुंगरी कांड होने के पहले सरकार संकट में थी। उस समय बीटीपी के दोनों विधायक जो सरकार के साथ थे, और ये दोनों विधायक कहते थे कि हम पानी के बुलबुले थे और हमने सरकार को बचाई है। तो मैं इन दोनों एमएलए से पूछना चाहता हूं कि काकरी डुंगरी कांड तो बाद में हुआ, जिस समय आपने सरकार को समर्थन दिया। ये एमएलए ने नहीं कहा, ये अशोक जी गहलोत ने कहा था दोनों बीटीपी पानी के बुलबुले हम फोड़ देंगे। कांग्रेस सरकार फोड़ना चाहती थी और उसमें कामयाब हो गई, समर्थन दिया। उसमें आपके राम प्रसाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी कांतिभाई ने कहा कि ये अशोक जी गहलोत जी का है, बांसवाड़ा के सभा थी, उन्होंने कहा। अभी कांतिभाई अभी एक और झूठ बोले कि गणेश जी गोगरा कागरी डुंगरी कांड में अखबार की कटिंग है, अखबार की कटिंग में आपको बता दूंगा, आप चाहेंगे तो। घटनास्थल पर गणेश जी गोगरा गए थे। आज गणेश जी गोगरा कभी भी कागरी डुंगरी पे नहीं गए और कभी भी उन्होंने उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। रही बात 1167 सीट की बात थी कि अगर ये दोनों विधायक जो आदिवासी समाज के नाम पर विधानसभा में पहुंचे थे और वो समाज के प्रति इतने वफादार होते, तो वो उस समय सरकार को जब समर्थन दिया, उस समय ये कहते कि हमारे 1167 सीटों पर हमारे आदिवासी युवाओं को आप नौकरी दे दो तो ही हम समर्थन देंगे। उस समय तो उन्होंने समाज हित नहीं देखा, अपना निजी हित देखा। और उसके बाद में वो काकरी डुंगरी जब बच्चों को बैठाया। आपकी सरकार को हमने पहला मुद्दा 1167 सीट के लिए दिया था। अशोक जी गहलोत के समर्थन प्रकार दोनों की लड़ाई हो रही है, तो इसमें समझ रही है जनता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप वो तो मैं बीजेपी से भी कहूंगा, सुशील जी कटारा हो, आपके नेता भी वहां पे गए थे, उन्होंने भी बच्चों को उकसाने काम किया था। ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए इस प्रकार का कांड कराया, जबकि ये 1167 सीटें सामान्य वर्ग के लिए सीटें थी और ये प्रावधान है कि सामान्य वर्ग की सीटें अगर कोई खाली रहती है तो वो बैकलॉग में सामान्य सीट में ही जाती है, उसको एसटी बच्चों से नहीं भरी जा सकती है।
लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी आपको शायद ज्ञात नहीं और होगा, बीएपी जो समाज मैं के नाम आपको पर बता राजनीति दूं, करते थे, दोनों ने मिलकर एक मिनट, बच्चों को आप उकसाया, आदिवासी युवाओं को 1167 वहाँ पे घुंगरी पे बैठाया, और 1167 उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ हिंसक घटनाएं हुई और उससे कहीं आम जन को परेशानियां हुई। जहां तक केस वापस लेने की बात है, सरकार के खिलाफ जो केस थे उससे ज्यादा वहां जनहानि हुई थी, और व्यक्तिगत कोई जनहानि होती है उस केस को सरकार भी नहीं ले सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है और उस व्यक्ति का नुकसान हुआ तो उसका हक है वो लड़ सकता है, इसलिए वो केस नहीं वापस हुए। दूसरी बात में 2 करोड़ ले लिया आप लोगों ने। एक बात और मैं कहता हूँ, 2 रुपये का एक बात और नुकसान कहता हूँ 2 करोड़ उठा दिए लोगों ने, क्या बात करो आप। मैं एक आपने बात कहना चाहता हूँ, केस वापस लेने की एक बात बात मैं है, कहना चाहता आप हूँ, हर गुरुवार को सब वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं कलेक्ट्री पे। मैं आप पूछना चाहता हूँ, जब वापस राज्यसभा के चुनाव आए, जब दोनों एमएलए ने वापस कांग्रेस को समर्थन किया, उस समय क्यों नहीं कहा कि हमारे मुकदमे वापस ले लो तो ही हम समर्थन देंगे? जब तक सरकार को इसकी जरूरत पड़ी, तब बीएपी हो या बीटीपी, झूठी है, इन्होंने दोगली अपना है, निजी हित साध करके धन्यवाद आपका। निजी हित साध करके सरकार के पास गए और अपना निजी हित साध लिया, समाज को गुमराह किया, समाज के युवा को गुमराह किया। भाई, आज जिसका परिणाम ये ये है कि कहावत यहाँ आदिवासी पे युवा अभी भी पेशा कर रहा है, दर दर भटक रहा है। अब रही बात सब बीजेपी की, बीजेपी हमेशा आदिवासियों की विरोधी रही है, वो संविधान को खत्म करना चाहती है और वो चाहती है कि कैसे इस क्षेत्र में जाति और धर्म के नाम पर दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जहाँ धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, जहाँ पर बीजेपी जाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, दोनों पार्टियां। आप खाली एक चीज बता दीजिए कि यहाँ पे आदिवासी समाज के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया, कौन सी स्केल में आरक्षण दिया, आप ये बताओ पहले तो मेरे को। 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, कौन सी स्केल में आपकी सरकार ने दिया, ये मेरे को अधिसूचना के तहत बता देंगे। मैं बताता हूँ आज आपको, और मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट है, आप कहो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। पूरे देश में आरक्षण, आप ये बता दीजिए पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था किसने लागू की? सरकार में भी 7 अधिसूचनाएं जारी हुई, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ आज लोगों को मिल रहा है, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन रहे हैं और पटवारी से गिरदावल बन रहे हैं, और वो जब तक रिटायरमेंट होंगे, एएसआई से रिटायरमेंट होंगे, ऐसे भी युवक हैं, उनको पता चल गया है कि वास्तव में। और मेडिकल में पीजी में भी रिजर्वेशन दिया, जिसके कारण आज डूंगरपुर हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं कि कितने आदिवासी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। ये प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपकी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था किसने लागू की? आरक्षण की व्यवस्था लागू किसने की? भारतीय जनता पार्टी ये क्यों जवाब नहीं देती है कि जहां पर 100% सामान्य वर्ग रहता है उस सीटों को भी आपने रिजर्वेशन किया, क्यों किया? या आज 100% सामान्य वर्ग जिस एरिया में रहता है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने सही किया? आप जवाब दीजिए ननुमा जी। गलत बात कह रहे हैं आप लोग। सामान्य वर्ग भाजपा के साथ नहीं रहा कभी। अरुण जी आपने रुकिए, 100% रिजर्वेशन क्यों लागू किया जब आपको पता था कि कुछ पंचायत ऐसी थी जहां पर 95 के मार्फत चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं जन टीवी के मार्फत से कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को जो आरक्षण दिया न तो कांग्रेस ने दिया न बीजेपी ने दिया। ये 1874 में अंग्रेजों के समय में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, 1919 में बना, 1935 में बना, 1950 के संविधान में वो को वो लाके रख दिया, और जो उस समय में हमारे बाप दादा लड़ झगड़ के लिया था वही आरक्षण आज तक हमको मिल रहा है। ये देने वाले कोई नहीं है। जो आप 100% बात करें जिसमें आप आदिवासी इलाके में एक जरा भी जमीन हमारी नहीं खरीद सकते आप लोग, ये प्रावधान क्या कांग्रेस और बीजेपी लागू करवाए? भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो आपके भी अभी वर्तमान में एक नेता आपसे जुड़े हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, वो भी पहले समानता मंच के संयोजक थे, अभी हैं कि नहीं ये पता नहीं। वो उन्होंने भी कई मुद्दे अभी बताए हैं और कई 2-3 वीडियो भी डाले हैं, उस पे भी आप थोड़ा चिंतन मनन करिए, फिर बताइए कि कौन कितना किसके लिए कर रहा है। और दूसरी बात, पाटीदार जी कह रहे हैं कि 100% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होती है, जो आपकी कांग्रेस सरकार भी कहती है कि हम 5वीं अनुसूची का समर्थन करते हैं जी। वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, कई राज्य ऐसे जहां पे इस प्रकार का रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बता दूं मनोरमा जी, ये बुढ़िया का समर्थन नहीं करते हैं। 1995 में बुढ़िया आयोग कमेटी जो बनी थी, उसके बाद में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।
ये रोकना प्रदेश चाहूंगा सर, मैं रोकना चाह रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। समय का अभाव, बहुत ही रोचक आप लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं और ये अच्छा मंच आपको हमने प्रोवाइड कराया और अपनी बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं, कोई लो बेल्ट किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे लोकतंत्र के उस उत्सव में इसी तरह से अपनी बात कहने का हक है और उसी को आधार बनाना चाहिए, कहने में भी और चुनाव लड़ने में भी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। वोट जरूर डालिए जो 84 विधानसभा सीट से जुड़े हुए हैं, और चुनाव परिणाम के दौरान जरूर आपसे मैं संपर्क करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जोहार 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 जोहार।